नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आदिवासी इलाकों में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के हालात की, उनके ज़मीनी सच की। देश को आज़ाद हुए लगभग 70 बरस हो गए। अंग्रेज़ों से तो देश आज़ाद हुआ, लेकिन भूख और गरीबी आज भी बड़ी समस्या है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में पूरी दुनिया में 5 साल से कम उम्र के लगभग 60 लाख बच्चों की मौत हुई। इनमें से ज़्यादातर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में से थे। इनमें से लगभग 45% बच्चों की मौत का प्रमुख कारण कुपोषण है। अगर हम देश के आदिवासी इलाकों में बात करें तो यहाँ पर कुपोषण और इससे जुड़ी तमाम समस्याओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कार्यक्रम चलाया जाता है आंगनबाड़ी का। आज तहकीकात इसी कार्यक्रम की। खेत में कहाँ जाएंगे, दूर से गांव में आए जाएंगे। कि आप जाते ही नहीं, अपन भी नहीं गया ना, बच्चे उनको भी नहीं भेजा। क्यों बुलाना आएगा जब जाएगा, बुलाने नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। बहुत दिन से आएगा बुलाएगी तो हम उस दिन जाएगा, महीना 2 महीना। बाकी बच्चा जाता ही नहीं, ऐसा है। कारण उसका क्या है क्या नहीं, अपन वहाँ पता लगाने को भी नहीं जाता है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन भूखे और कुपोषित बच्चों के दम पर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 को समन्वित बाल विकास सेवाएं शुरू की। देश के आखिरी गांव में भी कोई सरकारी प्रतिनिधि आपको मिले या न मिले, पर आपको आंगनबाड़ी जरूर मिल जाएगी। हरे नीम की डाल पर, हरे नीम की डाल पर 3 तोते थे, 3 तोते थे। एक संचालिका और एक सहायिका, और उनके हाथ में है देश का भविष्य। लेकिन योजना लक्ष्य से अब भी दूर है। उड़ गए तीनों तोते। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरकू आदिवासी जनजाति के लोग निवास करते हैं सर। खालवा ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कुपोषण की स्थिति है, बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर एक तो माँ खुद एनीमिक है, और माँ के एनीमिक होने के बाद बच्चा भी एनीमिक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर खाने की बहुत ज़्यादा कमी है। लगभग 40 साल पुराने कार्यक्रम ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अनेक रिपोर्टों में इनकी प्रशंसा हुई है, तो वहीं कुछ सरकारी रिपोर्टों ने कुपोषण को पूरी तरह खत्म करने में इसे नाकाम बताया। योजना के असर और इसकी खामियों को परखने हम पहुंचे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के कोरकू जनजाति के बीच। खंडवा जिले का खालवा ब्लॉक कोरकू बहुल क्षेत्र है। पहले ये लोग प्रमुखतः वन आधारित जीवन जीते थे। बदलते समय के साथ इनकी जीवन शैली में बदलाव आया। शांत और संकोची जीवन बिताने वाला ये समुदाय अचानक कुपोषण से हुई मौतों के चलते चर्चा में है। बच्चे बड़ी तादाद में मरते। 2001-2 की बात करें तो उनको लगता था कि यहाँ कोई दैवीय प्रकोप है, जिसकी वजह से 7 बच्चे 8 बच्चे एक साथ गांव में मर गए। फिर हमने गहन उनका अध्ययन करना शुरू किया, तो जब हमने उनके घर के किचन में देखना शुरू किया तो देखा किसी के घर में भी 1 किलो 1.5 किलो ज़्यादा अनाज नहीं। इलाके में बच्चों की मौतों के बाद सरकार ने महिला और बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इस क्षेत्र में युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया। 313 आंगनबाड़ी हैं, इसमें 12 सुपरवाइजर्स हैं और मैं यहाँ पे परिणाधिकारी हूँ। प्रोजेक्ट बड़ा होने के कारण हमारा निरीक्षण पर्यवेक्षण बड़ी मुश्किलों से होता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति बहुत ही खुशनुमा दिखती है। एक आंगनबाड़ी में 0 से 3 वर्ष के 37 बच्चे और 3 से 6 वर्ष के 29 बच्चे हैं।
सरकार की गाइडलाइन में भी प्रत्येक 40 बच्चों पर एक आंगनबाड़ी की बात कही गई है, पर कोरकू जनजाति बहुल इस जिले में स्थिति बदहाल नजर आती है। मेरा सेक्टर सावलीखेड़ा है, जिसके अंतर्गत 13 गांव आते हैं। वहाँ पर मैं निरीक्षण करती हूँ और यहाँ की सुपरवाइज़र हूँ। मेरे पास 24 आंगनवाड़ी है। हर आंगनवाड़ी में कहीं पर 100 बच्चे से तो ज़्यादा ही है। 80 बच्चे नहीं सर, कभी 40 कभी 50 हो जाते हैं। वो मंगलवार के रोज पूरे बच्चे आते हैं, खीर पूड़ी मिलती है उनको। बाकी बच्चे आते हैं, नाश्ता खा लेते सर, और नाश्ता खाने के बाद फिर चले जाते, फिर खेत में जाते हैं तो छोटे बच्चे को संभालते हैं। असल में कार्यक्रम के पूरी तरह से सफल न होने के पीछे वजह साफ है। आईसीडीएस का बेहतर बदलाव तभी होगा कि एक कार्यकर्ता अभी है, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एक सहायिका है। इसके साथ में एक कार्यकर्ता और होनी चाहिए। सारे काम एक कार्यकर्ता के बूते होते, पोलियो हो, टीकाकरण हो, गर्भवती माता का चेकअप हो, कुपोषित बच्चे को ले जाने की बात हो, एनआरसी, सारे एक कार्यकर्ता के ऊपर आता है। अब जमीनी हकीकत को देखने के बाद ये समझना मुश्किल नहीं कि जनजाति बहुल इलाकों में कुपोषण के बढ़ते आंकड़ों के पीछे असल वजह क्या है और कुपोषण को खत्म करने के लिए इस कार्यक्रम में किस तरह के बदलाव की जरूरत है। प्रेम बहुखंडी, राज्यसभा टीवी, मध्य प्रदेश। तो हम बात करेंगे कोरकू जनजाति की और इस इलाके में जो कुपोषण की समस्या है वो लगातार क्यों बढ़ती गई है। सरकार की जो योजना है इसको रोकने के लिए वो आखिर नाकाम क्यों है। और इसी खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं 3 खास मेहमान जिनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश जी हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता जिन्होंने कि कोरकू इलाके का दौरा किया था जहाँ पर जनजाति रहती है, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गए, प्रेम बहुखंडी जी। प्रेम जी स्वागत है आपका भी। और साथ ही साथ NC सक्सेना जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सक्सेना साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले प्रेम जी आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा। जो आपने देखा वहाँ पर क्या वजह है कि कुपोषण वहाँ पर एक बड़ी बीमारी या फिर कहूँ महामारी का रूप ले रही है, और अब तक जो तमाम स्कीम या फिर योजना है वो वहाँ पर उतनी इफेक्टिव क्यों नहीं दिखी आपको? जहाँ तक कुपोषण का सवाल है कि कुपोषण क्यों है, उसके और बहुत सारे कारण हैं। उनमें सबसे बड़ा कारण तो हो सकता है कि उस पर हम बाद में चर्चा कभी करेंगे कि कैश क्रॉप ज़्यादा हो गई है। उनके जो अपने ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, उनको मिलेट्स हैं, उनको सरकार आगे नहीं बढ़ा रही है, उस वजह से एक तो दिक्कत हो गई। खैर, हम यहाँ पर बात करेंगे ICDS वाला। अगर ICDS की सर बाद में जाके बताएंगे इस बात पर कि आंगनवाड़ी को लेकर जिस तरह आंगनवाड़ी इतना बेहतरीन कार्यक्रम है, एक आंगनवाड़ी के अंदर एवरेज 15 से 20 बच्चे होते हैं नेशनल लेवल पे। अगर नेशनल लेवल के हम डाटा देखें, इस इलाके में जिस गांव में हमने विजिट किया उस गांव में पता चला कि 80 बच्चे एक आंगनवाड़ी में हैं। उस आंगनवाड़ी में 80 बच्चे वो हैं जो 306 साल के हैं, 80 बच्चे वो हैं जो 0 से 3 साल के हैं, रजिस्टर्ड हैं। उसमें लैक्टेटिंग मदर भी हैं जो धात्री माताएँ हैं, उसमें प्रेग्नेंट वीमेन भी हैं, उसमें जो किशोरियाँ भी हैं। इतने बड़े सेगमेंट को संभालने के लिए 2 कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता है, एक उसकी सहायिका है, और दोनों अनपढ़ हैं। उनके लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सरकार की योजना, अच्छा उसके अलावा उसके ऊपर होती है सुपरवाइजर। हमने देखा सुपरवाइजर से हमारी बात हुई, सुपरवाइजर कह रही है कि मैं 26 गाँव का 26 आंगनवाड़ियाँ उसके अंडर में है, एक सुपरवाइजर के अंडर में, और उसके ऊपर है CDPO के अंडर में 303 आंगनवाड़ी है। अब 303 आंगनवाड़ियों का सुपरविजन करना, उनमें देखभाल करना, जाना अपने आप में एक जनजातीय क्षेत्र में जो कि फैलाव जिसमें बहुत होता है, बड़ा मुश्किल हो गया है। सुपरवाइजर कह रही है कि 26 गांव में 26 आंगनवाड़ियों को अगर कोशिश भी करती है तो 2 महीने 3 महीने से पहले एक गांव में जा नहीं पाती है, संभव नहीं है। इतने सारे उनके रजिस्टर हैं, इतने सारे और बहुत सारे तरीके हैं। उसके बाद आ जाइए आंगनवाड़ी पे 80 बच्चे, अगर वो आंगनवाड़ी सहायिका या कोई कोशिश भी करती है 10 बाई 20 के कमरे में, वो कह रही है मैं एक तरफ से बच्चों को लेके आती हूँ, दूसरी तरफ से बच्चे भाग जाते हैं। अब सरकार की योजना का सरकार चाहती है कि हर बच्चे तक भोजन मिले, हर बच्चे को आंगनवाड़ी की सुविधा मिले, तो कैसे संभव है? स्वामी जी, क्या ये कहा जाए कि सरकार के पास इन योजनाओं को ज़मीनी हकीकत में क्या दुश्वारियां हैं या किस तरीके से बदलाव की ज़रूरत है, उस तरफ सरकार एक समीक्षा नहीं करती, या फिर सबके बावजूद सरकार के पास मैन पावर की कमी है? क्या वजह है कि स्टाफ इतना कम है? जैसे कि बता रहे हैं प्रेम कि 80 से 100 बच्चे एक आंगनबाड़ी की, एक सुपरवाइजर 25 से 30 सेंटर्स को देख रही है। कविंदर जी, पहली बात तो ये है कि हमारी सरकार जिसको हम कहते हैं माई बाप की सरकार, इसकी पूरी सोच सामंती है, औपनिवेशिक है। मैं ये आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं खुद भी सरकार में रहा, कुछ दिन हरियाणा में शिक्षा मंत्री था, और फिर मुझे इसी प्रोटेस्ट में इस्तीफ़ा देना पड़ा
अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत करके। सब लोगों की सोच ये है कि ये गरीब हैं, ये दया के पात्र हैं, इनको भीख का टुकड़ा डाल दो। ये गलत है। वो मालिक हैं देश के, जल जमीन जंगल के वो मालिक हैं। वो अनाज पैदा करते हैं, हम नहीं करते, आप नहीं करते, हम तो केवल खाते हैं। वो पैदा करने वाले वो क्यों खुद भूखे हैं, क्यों उनके बच्चे भूखे हैं? उनका पैदा किया अनाज तो हम खा रहे हैं और वो भूखे हैं और हम मोटे हो रहे हैं। ये बुनियादी सोच जब तक सही नहीं होगी, उनका एंटाइटलमेंट उनको नहीं दिया जाएगा, तब तक हम नहीं ऊपर से कोई भी ICDS और ये वो सब, जैसे अभी प्रेम जी ने बहुत सुंदर बताया, विस्तार से बताया कि कितनी एक मजाक की स्थिति बना रखी है। एक छोटे से कमरे में आपने 80-80 बच्चों को ठूस रखा है, जहाँ 15-20 बच्चे होने चाहिए थे। एक सुपरवाइज़र के जिम्मे आपने इतना बड़ा इलाका दे दिया, वो सारे साल भर में नहीं कर सकती पूरा। और जिस तरीके का पोषण मिलता है वो भी मैंने जा कर के देखा है, इतना मजाक है वो। और एक टाइम का आपने कुछ दे भी दिया तो दूसरे समय का क्या होगा, उसका कोई भरोसा नहीं कि मिलेगा भी नहीं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इसमें सिवाय थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार की गुंजाइश तो हो सकती है, पोषण की कोई गुंजाइश नहीं। और आप ध्यान रखिए, हमारे देश के जब आंकड़े आए पूरे भारत के, तो 48 से लेके 50% बच्चे, पूरे देश के सब बच्चे, आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। बिल्कुल। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको कहा इससे नेशनल शेम, राष्ट्रीय शर्म है ये। लेकिन ये कहने के बाद वो जो एक आना चाहिए था पैनापन सोच में अंदर, वो हम इसको बदलेंगे, वो बात नहीं है। और आज की सरकार तो और ज़्यादा पीछे जा रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार तो जो कुछ ICDS में था उसको भी कम कर रहे हैं। वो कहने का मतलब ये है कि उत्तरोत्तर हम एक मजाक उड़ा रहे हैं अपने देश के असली मालिकों का। मजाक उड़ा रहे हैं आप, करें सकते ना साहब, क्योंकि आप रहे हैं सिस्टम के साथ। क्या वजह है कि ये सिर्फ एक औपचारिकताएं भर, अगर मैं कहूँ उस लिहाज से ये योजना दिखती है, या फिर जैसे कि स्वामी जी कह रहे हैं कि आदिवासी इलाकों में वो गंभीरता नहीं दिखती है? एक बड़ा आंकड़ा भी सामने आता है तब भी हम जागने को तैयार नहीं होते हैं, तब भी हमें लगता है कि हम अभी भी उसी रफ्तार से चल रहे हैं, भले ही हालात हमारे लिए बद से बदतर हो गए हों। देखिए, कई सारी समस्याएं हैं। एक तो ये है कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये तय किया था कि आंगनवाड़ियों की जो संख्या है वो 5 लाख से बढ़ाकर 14 लाख कर दी जाएगी। तो अभी 13 लाख के आसपास तो पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी आदिवासी क्षेत्रों में क्योंकि बहुत अधिक फोकस नहीं रहा है और आदिवासी के जो हैबिटेशंस हैं बहुत फैले फैले होते हैं, इसलिए वहाँ पर नंबर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात ये तय हुई थी कि क्योंकि अगर आदिवासी फैले क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए मिनी आंगनवाड़ी सेंटर खोले जाएंगे, जो कि 20 परिवारों के लिए, 10 परिवारों के लिए हो सकते हैं। वो आदिवासी क्षेत्रों में नहीं हो रहा है। तीसरी बात ये है कि प्रोग्राम का जो फोकस है वो आप देखें कि 3 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी में आ सकते हैं उन पर है। कुपोषण की समस्या होती है, उसको तय करने के लिए, हल निकालने के लिए 6 महीने से 2 साल तक के बीच में हमें करना चाहिए। वो फोकस अभी तक नहीं आ पाया है। आंगनवाड़ी जो है कार्यकर्ता अधिकतर समय उस पर लगाती है। सुपरवाइजर्स और CDPO की बहुत कमी है और उसमें राज्य सरकार बहुत ही हेसिटेट करती हैं स्टाफ बढ़ाने के लिए, क्योंकि सैलरी बर्डन बढ़ जाएगा। नहीं तो बाकी जगह पर सगन साहब जी सरकार बेहिसाब खर्च करती है। मैं कहूँ कि अलग अलग टैक्सेस के लिहाज से माफी को लेकर, अलग अलग लोगों को रियायतें के नाम पर, लेकिन जो जनमानस है जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, आदिवासी, तो वो मैं कहूँ कि वर्ग है जिसको हमसे आपसे कहीं ज्यादा उसको इस तरह की मदद की जरूरत होना है। चाहिए। फिर भी ये उदासीनता इसलिए है कि सरकार देखती है अपने वित्तीय ढांचे को सुदृढ़ करने में लगी हुई है, इसलिए वो नहीं चाहती कि उनका खर्चा रेगुलर एम्प्लॉय से बढ़े। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए वो तैयार हो जाते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए, सहायक के लिए, लेकिन जो सुपरवाइज़र और CDPO हैं जो कि रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए राज्य सरकारें बहुत हेसिटेट करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो छोटा बच्चा है 1 साल का, 1.5 साल का, वो उसको दिन में कम से कम 4-5 बार खाना खिलाना चाहिए और वो खाना नहीं खा सकता जो कि हम आप खाते हैं। सेमी सॉलिड फूड उसके लिए होना चाहिए।
अब उस फूड को लोकल स्तर पर तैयार करने के बजाय राज्य सरकारों ने क्या क्या कहा हुआ है कि ये इंडस्ट्री तैयार करेगी, पैकेट में भेजा जाएगा। रेडी टू ईट फूड में इतना करप्शन है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स हैं और भी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स, बिल्कुल कई सारी रिपोर्ट्स कहती हैं 70% करप्शन इसमें होता जो है। वहाँ पर। और आखिरी बात ये है कि जो ये बात सही है कि 20-25 रजिस्टर वहाँ मेंटेन होते हैं, रजिस्टर्स में जो एंट्री है एकदम फर्जी है, फर्जी होती है। मैं आपको बताऊं कि अभी इवैल्यूएशन किया गया, पता चला गुजरात में सिर्फ 0.8% चिल्ड्रन जो हैं वो सिवियरली मैलनरिश दिखाए जा रहे हैं, इवैल्यूएशन में 10% निकले। झारखंड में गवर्नमेंट कहती है कि हमारे यहाँ सिर्फ 0.5%, मैंने 200 में से सिर्फ एक बच्चा कुपोषित है, जबकि आंकड़ा बताता है इवैल्यूएशन 16%। यानी सरकारों के अगर आंकड़ों को देखें तो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। देश का भविष्य मजबूत होता जा रहा है, सुदृढ़ है, स्वस्थ है। अग्निवेश जी, तो अपने आप में विरोधाभास या फिर मैं कहूँ कि एक साजिश भी इसे कहें कि एक तरफ संसाधन है लेकिन उस एरिया में फोकस नहीं है। फोकस क्या इसलिए नहीं है कि वो एक अच्छा वोट बैंक नहीं है, या फोकस इसलिए नहीं है कि उसकी आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुंचती नहीं है, या फोकस इसलिए नहीं है कि उसको लेकर चर्चाएं ही नहीं होती हैं? ये आखिरी की जो दो बातें कही, एक तो चर्चा बहुत कम होती है, और ये राज्यसभा टीवी के लिए मैं विशेष उनको आप लोगों को बधाई दूंगा कि आपने इसको एक मुद्दा बना करके इसको चर्चा में तो लाए। इसको लगातार लाना पड़ेगा, लगातार। दूसरी चीज़, आपको ये पक्का पता है कि आदिवासी जब हम कहते हैं तो वो बेचारे इस तरीके से चिल्लाते नहीं, मरते हुए भी चुपचाप रहते हैं। उनकी एक मौन संस्कृति है, मौन रुदन की, तो उसको कोई सुनता नहीं, न मीडिया पिकअप करता, न सरकार सुनती, और किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगती। हजारों हजारों लाखों बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं रोज के हिसाब से आदिवासी क्षेत्रों में। क्योंकि मैं बंधुआ मजदूरों में काम करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि आदिवासी लगभग मतलब 80 से 85% आदिवासी भारत का बॉन्डेड लेबर है, बंधुआ मजदूर है। उसकी न्यूनतम मजदूरी जो मिल भी रही है वो न के बराबर मिल रही है। उसकी जो ज़मीन अपनी थी वो गिरवी रखी जा चुकी है सूदखोरों के पास। अभी हम गुना, ग्वालियर और ये सारा शिवपुरी के बेल्ट में बड़ी भारी लड़ाई लड़ रहे हैं, शहरी आदिवासी जो आदिम जनजाति कहलाते हैं। और वहाँ जा कर के मैं रो पड़ता हूँ जब देखता हूँ कि कैसे साहूकार लोग 15 से 20% सैकड़ा का उनसे ब्याज वसूलते हैं और उनकी सारी चीज़ों को हड़प जाते हैं, और सरकार बड़े आराम से मूक दर्शक बनी रहती। ये बस्तर के इलाके में जाइए, झारखंड में जाइए, खूंटू गया और सारा दुमका की तरफ गया, सब तरफ यही हाल है। कुल मिलाकर के देश में आदिवासियों को हमने बिल्कुल नीचे से नीचे ढकेला हुआ है। उनके प्रति कोई संवेदना नाम की चीज़ नहीं है। संविधान के अंदर जो संविधान 5वीं अनुसूची है वो लागू नहीं हो रही है कहीं पर भी। कहीं पर भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहीं भी एक ज़िले में आप नहीं बता सकते इन सारे राज्यों के अंदर। कुल मिलाकर के उनका संविधान में दिया हुआ अधिकार आप उनको नहीं दे रहे। एक मानव अधिकार उनको जीने का अधिकार मिला वो नहीं दे रहे आप, और टुकड़े डालने के नाम पर एक भ्रष्ट योजना लागू कर रहे हैं जो अभी आदरणीय हमारे बताया इन्होंने सक्सेना जी ने कि उसके अंदर कितना 70% भ्रष्टाचार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बता रहा है। तो फिर बचा क्या वहाँ पर? कुल मिलाकर के संवेदना की कमी, उनको अपने बराबर समझने की कमी। वो भी इंसान है, हमसे ज़्यादा देशभक्त इंसान है, हमसे ज़्यादा सभ्य इंसान है। ये मान करके जब हम उनके चरणों में बैठेंगे तब जा कर के शायद हम उनके प्रति कुछ संवेदनशील हो पाएंगे। क्योंकि आपने कई गाँवों का दौरा किया, उदासीनता क्यों है? जो सक्सेना साहब कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेंटर बढ़ाने की बात हुई, मिनी आंगनबाड़ी की चर्चा हुई, स्कीम्स कागज़ों पर आई, हकीकत में क्या तस्वीर आपने देखी? क्या वाकई उसकी तरफ कहीं बढ़ते कदम दिखे, या फिर कहीं कुछ है ही नहीं, सिर्फ कागज़ों पर है? मैं स्वामी जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि जो स्वामी जी कह रहे हैं कि उदासीनता उनके प्रति एक अजीब सा पन है। एक महिला से मैं मिला, 25 वर्ष से आंगनबाड़ी चला रही है, उसी गाँव में रह रही है। जब मैंने उनसे बोला कि आप कोरकू भाषा में इन बच्चों के साथ बात कीजिए, तो उसको ऐसा लगा जैसे करंट लग गया। उसने कहा नहीं, मैं कोरकू नहीं जानती। आप कोरकू के बीच में रह रहे हैं, 25 वर्ष से आंगनबाड़ी उन्हीं के बच्चों के साथ चला रहे हैं, फिर भी कोरकू के प्रति इतनी नफरत है कि आप उनकी बोली को बोलने को तैयार नहीं है। एक तो बड़ा इशू ये है। उसके बाद हमने जिन लोगों से बात करी जो उनके बाकी फंक्शनरीज हैं, उसमें आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र है, उसके बाद CDPO है, उनसे बात करी, उनके मन में भी वही बात, अरे हम तो भेजते हैं, वो लोग खाते नहीं हैं, अब हम तो उनको पैकेट भी दे देते हैं, लेकिन वो खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? अब वो खाएंगे कहाँ से जब उनके घर में और खाने को है ही नहीं? तो आप एक पैकेट दे भी देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि उसी 3 से 6 के बच्चे को खिलाया जाएगा।
परिवार के बाकी लोग भी उसमें बांट के खाएंगे, थोड़ा और बच्चे भी खाएंगे। तो एक तो बड़ी स्थिति है। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमने जितना विजिट कर रहे हैं, अगर सरकार के नाम पर इन अंतिम गांव में कुछ है तो वो आंगनवाड़ी ही है या प्राइमरी स्कूल ही है। यानी आपका स्ट्रक्चर है लेकिन उजर्जर है, योजना है लेकिन सिर्फ कागजों पर है। स्ट्रक्चर है बहुत है, और लोग मतलब आंगनवाड़ी वर्कर बैठी तो है, आंगनवाड़ी वर्कर 10-12 बच्चों के साथ बैठी है। अगर उसको हम एकदम फिर से डिनाई कर देंगे कुछ नहीं कर रही, तो जो हो रहा है मुझे लग रहा है वो भी नहीं होगा। सक्सेना, ये वाकई अहम भी है। अगर सिक्के के दूसरे पहलू को देखें, जी प्रेजेंस है, अगर हम इसमें थोड़ा सा बदलाव करें इस योजना को, जो मैं कहूँ कि इलाके की ज़रूरतें हैं या इलाके की जनता के लिहाज से स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रीजनरेट करने की कोशिश करें तो बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, जैसा आपने बताया कि क्योंकि उस क्षेत्र में शिक्षा का अभी तक बहुत अधिक असर नहीं हुआ है, इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या और कार्यकर्ता बाहर से आते हैं, क्योंकि उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उसी क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए, पहली बात तो ये, ताकि वहाँ की भाषा बोलें। दूसरी बात ये कि इन योजनाओं का मूल्यांकन होना चाहिए, और जब मूल्यांकन होता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। अभी देखिए, यूनिसेफ ने रिपोर्ट निकाली, भारत सरकार ने अपनी वेबसाइट पे डाला, इसमें कहा गया कि कुपोषण के जो आंकड़े हैं वो जो राज्य सरकार दिखा रहे हैं बहुत गलत हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी तक वही रिपोर्ट चली आ रही हैं। तो राज्य सरकारों को झंझोड़ने के लिए हमें लगता है इस पर हमें डिबेट ज़्यादा करना चाहिए। और मैं बड़ा सहमत हूँ जो स्वामी अग्नेश जी कह रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी जो जनता है उसको जो डेमोक्रेटिक तरीका है एजिटेशन करने का वो नहीं आता है। वो जुलूस निकालें, नारे लगाएं, जेएनयू के स्टूडेंट्स की तरह भाषण दें, वो तो आता नहीं है। या तो वो सफ़र करता रहता है, चुपचाप सहता रहता है, या बंदूक उठा लेता है। दोनों ही बातें, बीच का जो रास्ता है एजिटेट करने का, अपनी बात को संसद तक, विधानसभा तक पहुंचाने का, वो ना तो वो कर पाते हैं, ना ही मीडिया या और लोग करते हैं। तो उनकी समस्याएं जो हैं वो बहुत जैसी तस बनी रहती है। अग्निवेश जी, वाकई जो और सक्सेना जी, उनके चुने हुए नेता एमएलए वो रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं, एमपी मिनिस्टर्स ये भी चुप रहते हैं। आप देखेंगे और एमएलए और एमपी और मिनिस्टरों की तुलना में आदिवासी जो उस कोटे से बना है वो एकदम से कोऑप्ट हुआ बैठा रहा है। वो उनके लिए तो कम से कम पार्लियामेंट, विधानसभा में वो एक नेता तो बोले, चिल्लाए। अब आप देखेंगे किसी और दूसरे तबके के ऊपर जरा सा भी आप जुल्म करके देखिए, एकदम हंगामा खड़ा कर देंगे, चलने नहीं देंगे विधानसभा, चलने नहीं देंगे पार्लियामेंट। मतलब एक जज्बा रखते हैं वो। ये आदिवासी लगता है कि इनको कोई आती नहीं गर्मी किसी तरह से, उनके लोग मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये नेता क्यों बैठे हुए हैं वहाँ पर, समझ में नहीं आता। वो सब किसी ना किसी बड़ी पार्टी के साथ मिलकर उनके चमचे बने हुए, बिल्कुल चमचे बने हुए, बिल्कुल मुंह बंद है। क्या बीमारी हो गई इन लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता। इतने बड़े प्रजातंत्र में कितना बड़ा एक क्षेत्र मिला हुआ है इनको। दुनिया के दूसरे इलाकों में, अमेरिका में जाता हूँ, वहाँ के आदिवासियों को, मूल निवासियों को खदेड़ के शिकार किया गया, हंटिंग हुई है उनकी बाकायदे। और फिर इसी तरह से न्यूजीलैंड में जाता हूँ, माओरियों की बुरी हालत, और उनको ख़त्म कर दिया। एबॉरिजिन्स ऑस्ट्रेलिया में ख़त्म कर दिए, कोने में लगा दिए। हमारे देश में आदिवासी 10 करोड़ हैं अभी भारत में, और उनके बारे में, उनके एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में उनको रिजर्वेशन दिया, उनके चुने हुए नेता आ रहे हैं। संविधान में कितनी प्रोटेक्शन है, उनकी तस्वीर जिसकी तरह आर्थिक हालात में बदले ना। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि अच्छा, आज़ादी की लड़ाई में देखिए, जब महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह पैदा नहीं हुए थे, तब बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तब सीधी कानून लड़ाई लड़ रहे थे, तब तिलका मांझी लड़ाई लड़ रहे थे। आज हम उनके प्रति ऋणी होना चाहिए, उनके प्रति, और हमें सोचना चाहिए कि असली जो भारत है, जो मूल भारत जिसको हम कह सकते हैं, वो ये आदिवासी क्षेत्र है। वहीं पर खनिज संपदा है, वहीं पर वन संपदा, वहीं पर जल संपदा, सब कुछ है। और थोड़ा बहुत उनकी संस्कृति की वजह से वो बचा हुआ है जी। और उसका भी यदि हम इस तरीके से उनको हटा करके कर दें, कम से कम ये बाल कुपोषण के ऊपर तो एकदम हमें एक आक्रोश आना चाहिए। बच्चों को हम इस तरह से तड़प के मरने दे रहे हैं जी। ये बहुत बड़ा गुनाह, अपराध हो रहा है देश के अंदर। बिल्कुल, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जो इस चर्चा के बाद सच सामने आ रहा है, इस योजना के लिहाज से ठीक हो सकती है,
लेकिन अगर आंकड़ों को आप सिर्फ कागज़ पर सीमित करके और उसके नतीजों को देखेंगे तो देश सबको साथ लेकर आगे नहीं बढ़ पाएगा और उस मजबूती के साथ नहीं बढ़ पाएगा जिसका सपना हम और आप देखते हैं। तो ज़रूरत इसी बात की है। इस चर्चा के बाद जो निकल कर आ रहा है कि योजनाओं को उस व्यवहारिक लेवल पर ले जाना होगा जो उस इलाके, उस लोग या उस वर्ग के लिए ख़ास ज़रूरत है, ताकि उसके हालात को वो बदल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का है, आप बने रहिए राजसभा टीवी के साथ।